नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और उसी की तैयारी कर रहे हैं और लगातार ऑफिसर्स एकेडमी की पूरी टीम आपको तैयारी को मजबूत कराने में लगी हुई है। उसी श्रृंखला के अधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण खंड, जहां से काफी सारा प्रश्न पूछा जाता है, उसी को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। रात के बज रहे हैं 10:10 लगभग 10:15 के आसपास हो चुके हैं और हम आप और लाइव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हैं तो 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का और 11 12th का सारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। बैच खरीदते समय आप विजयी बैच देखकर ही बैच को खरीदें। जो विजयी बैच है, ये नया बैच है जिसमें लाइव क्लास मिलेगा, लाइव छूट जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और साथ ही साथ आप लगातार इन प्रश्नों का लाभ ले पाएंगे और फिर आगे पीछे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। यह टीआरई का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आपको पता है कि यह टीआरई का क्या है, तो टीआरई का पूछा हुआ प्रश्न है। यह टीआरई का पूछा हुआ प्रश्न है। स्वामी विद्यानंद ने किया, राजकुमार शुक्ल ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया, जेबी कृपलानी ने किया, या कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन को शुरू करवाने में बिहार का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। यानी इस बिहार स्पेशल वाले पोर्शन को बड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। आपको पता है कि बिहार के अंदर में दरभंगा महाराज हुआ करते थे और उसी दरभंगा महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको ही पता है, इसी दरभंगा महाराज का विरोध भी हुआ था, इसी दरभंगा महाराज का विरोध भी हुआ था। उस पूरी कहानी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। आप जानते हैं दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का अगर कोई तात्कालिक कारण पूछे, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम तात्कालिक कारण की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं आपको एग्जाम में क्या लिखना है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार। वही वो जलियांवाला बाग नरसंहार जहां पर अंधाधुन अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई थी और उस गोलियों के अंदर में साथियों आपको पता है कितने लोग मारे गए थे। यह घटना कब घटी थी, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 13 अप्रैल 1919। सभी लोग कमेंट करेंगे 13 अप्रैल 1919। और हां साथियों, प्रतिदिन आप मेरे से 2 बार मिल पाएंगे इस चैनल पे लाइव क्लास के माध्यम से, एक सुबह 5 बजे और रात को 9 से 10 बजे। कभी 9 बजे कभी 10 बजे टाइम की सूचना आपको मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल रात 10 बजे मुलाकात होगी। तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर में इस घटना का हुआ था। आधिकारिक रूप से एग्जाम में पूछा कितने लोग मारे गए, सभी लोग कमेंट करेंगे 379 लोग मारे गए साथियों, 379 लोग मारे गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब यह घटना हुई तो महात्मा गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और जांच की मांग की थी। याद होगा, जांच में हंटर कमीशन बनाया गया था और उस हंटर कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि हंटर कमीशन जब बनाया गया तो उसमें कितने सदस्य थे। जरा कमेंट करना कि हंटर कमीशन में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि इसमें भारतीय सदस्य कितने थे और ब्रिटेन के कितने थे। भारतीय सदस्य कितने थे और आपसे पूछता है कि ब्रिटेन के सदस्य कितने थे। तो जब हम भारतीय सदस्यों की बात करते हैं तो सभी लोग कमेंट करेंगे 5, और ब्रिटेन के सदस्यों की बात करते हैं तो कितने हुआ करते थे, सॉरी, भारतीय सदस्य की बात करते हैं तो 3 और ब्रिटिश की बात करते हैं तो 5 ब्रिटिश सदस्य हुआ करते थे। यहां चिम्मन लाल सीतलवार हुआ करते थे और भी अन्य नेता हुआ करते थे। लेकिन जब यह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस रिपोर्ट से अंग्रेज जो है बड़े खुश हुए, लेकिन गांधी जी नाराज हुए और फिर गांधी ने तहकीकात समिति बनाई थी, तहकीकात समिति। और उसी तहकीकात समिति के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपने हमारी ये मांगे नहीं मानी तो हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन को ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो आप हैं तैयार, हम हैं तैयार, है ना, आप हैं तैयार और हम हैं तैयार, तो फिर कौन रोक लेगा यार। चलिए शुरू करते हैं, इसको लेके चलते हैं साथियों ऑपरेशन थिएटर में। तो ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले लेकर के चलते हैं। और आपको बता दें कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम आपको बता दें, एक सूचना दे दें कि प्रतिदिन हमारी आप क्लास 5 बजे देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन की दोस्तों जब हम बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है आपको ही पता है कि कब होनी थी। तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1 अगस्त 1920 को। साथियों कब होनी थी, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, तो आप भी जानते हैं कि इस दिन एक मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो आप भी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक। इसी तिलक की जब मृत्यु हुई साथियों तो अचानक से मौसम जो है गमगीन हो गया। अच्छा, ये स्लाइड दूसरा लग गया है तो कोई बात नहीं, ये भी क्लास हमारी ही है और ये क्लास कितने बजे आती है, तो 5 बजे सुबह में मिलेगी आपको। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं।
आपको ले चलते हैं इस दुनिया के अंदर में। आइए लेट्स स्टार्ट। तो जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पर साथियों तिलक की मृत्यु हो गई, और जब तिलक की मृत्यु हुई तो इस तिलक की मृत्यु के बाद इन्होंने आंदोलन को उस समय तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आधिकारिक रूप से यह तिथि मानी जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि तिलक की मृत्यु के बाद कौन सा कोष बनाया गया, तो सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों तिलक स्वराज कोष। सभी लोग कमेंट करिएगा तिलक स्वराज कोष। और जब तिलक स्वराज कोष बनाया गया तो इसका आपसे पूछेगा कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो इसके दो लक्ष्य रखे गए साथियों। 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करना। कितना कलेक्ट करना, तो 1 करोड़ रुपए को कलेक्ट करना, और साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर में यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ना। कितने सदस्य, ये मैंने बढ़ाया नहीं था, अभी सुन लीजिए आप। 1 करोड़ सदस्य को नया सदस्य जो है 1 करोड़ सदस्य जोड़ना। अब ये बिहार स्पेशल का पोर्शन है, यहां से भी उसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, जब 1 करोड़ रुपए की बात हुई तो इस फंड का नाम दिया गया तिलक स्वराज कोष, और कहा गया कि इस फंड से साथियों कितना चरखा, तो 20 लाख चरखा खरीदा जाएगा, और चरखा खरीद कर बांटा जाएगा लोगों में, और साथ ही साथ आंदोलन को संचालित करने में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। इसका ड्यूरेशन 1 साल रखा गया, लेकिन 6 महीने के अंदर में इसे वापस पा लिया गया, और बिहार का भी लगभग 7.5 लाख रुपए का टारगेट था जो कंट्रीब्यूशन मिला था। अब आगे की बातचीत करते हैं दोस्तों, आगे की बातचीत तो आईएनसी के 1 करोड़ सोचना था। अब साथियों यहां पर एक मामला निकल के आता है, और ये 1 करोड़ सदस्य का मामला बिहार से निकल के आता है। बिहार के अंदर में साथियों यहां पे बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बनता है, और आपसे एग्जाम में पूछ भी चुका है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछा कि जो 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने थे इसके लिए बिहार में क्या हुआ। तो आप जानते हैं साथियों सदस्यता शुल्क एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि अंग्रेजों का सदस्यता शुल्क कितना हुआ करता था, तो आप भी जानते हैं कि सदस्यता शुल्क 1 रुपए हुआ करता था, और इन्होंने 1 रुपए से घटाकर कितना कर दिया, जरा कमेंट करके बताना। 1 रुपए से घटाकर कितना कर दिया, जरा कमेंट करके बताना। 1 रुपए से घटाकर के इस टारगेट को अचीव करने के लिए 25 पैसा सदस्यता शुल्क कर दिया गया, और यह आंदोलन थोड़े दिन के लिए टल गया। जब यह आंदोलन चला साथियों, तो इसके बाद साथियों क्या हुआ, तो जब यह आंदोलन टला तो इसके बाद एक छोटी सी घटना घटी, और वो घटना क्या थी दोस्तों, तो वो घटना थी कि बिहार के अंदर में साथियों क्या हुआ, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस किसका गठन, तो आप जानते हैं कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन साथियों कब हुआ था, तो 1908 के अंदर में मद्रास अधिवेशन में इसकी नींव रखी गई थी। और इस बिहार प्रांतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1908 में। यह प्रांतों का कांग्रेस हुआ करता था, और आपको क्लास में मैंने पढ़ा रखा है कि हर साल इसकी बैठक होती थी। तो इसका साथियों क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, इसका 12वां अधिवेशन हुआ। एग्जाम के अंदर में टीआरई 3 का यह क्वेश्चन है दोस्तों, कौवा अधिवेशन। सभी लोग कमेंट करेंगे, भूलना नहीं है, सभी कमेंट करेंगे कौवा अधिवेशन। तो 12वां अधिवेशन था। वर्ष कौन सा साथियों, तो आप भी जानते हैं वर्ष हुआ करता था 1920, और महीना हुआ करता था सितंबर। महीना इसलिए जानना है कि अगस्त के बाद यह बैठक हुई थी, इसीलिए अगस्त के बाद यह बैठक हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, अगस्त के बाद जो बैठक हुई उसे सितंबर कहते हैं। इस वर्ष सितंबर 1920 के अंदर बैठक हुई, और आपसे पूछेगा, यह टीआरई 3 का क्वेश्चन भी है दोस्तों, 70वीं बीपीएससी के अंदर में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, और पूछा कि अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आप भी जानते हैं लाला लाजपत राय। अच्छा, एक सवाल यहां से और बनता है कि बाल लाल पाल की जो तिकरी थी, ध्यान रखेंगे ये जो बाल थे ये लाल थे और पाल थे, इन तीनों में इकलौता व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो वो लाला लाजपत राय थे। ये दोनों कभी नहीं बन पाए। जब ये अध्यक्ष बने तो इन्होंने क्या पारित किया, तो यहां पर जो प्रस्ताव पारित हुआ साथियों, वो प्रस्ताव ये पारित हुआ कि अस्थायी रूप से यानी टेम्पोररी रूप से साथियों जब हम बात करते हैं तो अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। और जब कहा गया कि असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो यहां पे अस्थायी रूप से आंदोलन की बात कही गई। फिर साथियों आंदोलन शुरू हुआ, और इसके ठीक कुछ दिनों के बाद साथियों विशेष अधिवेशन बुलाया गया, 1920 का विशेष अधिवेशन। इन्होंने कहा कि हम भैया असहयोग आंदोलन को शुरू करने चाहते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ कौन सा अधिवेशन हुआ, तो 1920 का साथियों असहयोग आंदोलन के लिए 1920 का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस विशेष अधिवेशन में एग्जाम में पूछेगा कि कहां बुलाया गया, तो सभी लोग कहेंगे कलकत्ता में बुलाया गया। अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप भी जानते हैं कि अध्यक्ष, अच्छा सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने ये वाला वहां पे लिख दिया था, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। लाला लाजपत राय यहां पे अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय यहां पर अध्यक्ष बनाएंगे। और जब लाला लाजपत राय साथियों यहां पर अध्यक्ष बनाए गए तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम भी असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहते हैं, और यहां पर असहयोग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया, और कहा गया कि असहयोग का प्रस्ताव जो है यहां पर पेश किया गया, और कहा गया कि असहयोग आंदोलन जो है क्या होगा, तो शुरू होगा। अब एग्जाम में तीसरा सवाल पूछेगा कि विशेष के बाद कौन सा, तो वार्षिक अधिवेशन। अब बात कर लेते हैं साथियों, अगर हम बात करें एक आंदोलन के बारे में, तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे, और ये जो है इसी के बारे में बातचीत करेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसी के बारे में बातचीत करेंगे।
में इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और 1920 का विशेष अधिवेशन के बाद क्या हुआ, तो 1920 का वार्षिक अधिवेशन हुआ। एग्जाम का VBI क्वेश्चन साथियों, इस बार भी बीपीएससी 70वीं में यहां से सवाल आए और पूछा कि वार्षिक अधिवेशन की जब बात करता है तो 1920 का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ, तो नागपुर में आयोजित हुआ, नागपुर में। और यहां पर जब अध्यक्ष की बात आती है तो सभी लोग कमेंट करेंगे वीर राघवाचेरियार। कौन बनेंगे साथियों, तो वीर राघवाचेरियार ये बनेंगे अध्यक्ष। और यहां पे दो प्रस्ताव, दो एग्जाम का क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। यहां पर एग्जाम में दो सवाल पूछे जाते हैं और वो दो सवाल कौन कौन से होते हैं, तो वो दो सवाल बड़े सिंपल और बड़े सटीक होते हैं, बड़े सिंपल और बड़े सटीक होते हैं। दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल कौन सा, तो आप भी जानते हैं कि असहयोग का प्रस्ताव जो है, असहयोग का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि रियासतों के लिए नीति कहां पर। एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विदेशी रियासतों के लिए नीति की घोषणा कांग्रेस ने कहां पे की, तो देशी रियासतों के लिए नीति की घोषणा यहीं पर की गई थी। इस बात को ध्यान रखें। और तय हो गया कि हम असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे, और तय हो गया कि हम असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब असहयोग आंदोलन यहां से शुरू हुआ साथियों। अब यहां से क्या होगा, तो असहयोग आंदोलन शुरू होगा। और जब असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो हम लगातार इसके अंदर में देखेंगे कि मामला क्या चलता है। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की हम शुरुआत की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दो तरह के कार्यक्रम पढ़ेंगे। पहला असहयोग का बहिष्कार कार्यक्रम होगा, तो दूसरा उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम होंगे, रचनात्मक कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन के साथियों हम किसकी बात करेंगे, तो बहिष्कार कार्यक्रम की बात करेंगे, बहिष्कार कार्यक्रम की। आप भी जानते हैं कि बहिष्कार के अंदर में किस चीज का बहिष्कार होगा, तो कपड़ों का बहिष्कार होगा, शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार होगा, शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार होगा, न्यायिक व्यवस्था का बहिष्कार होगा, न्यायिक व्यवस्था का बहिष्कार होगा, साथ ही साथ उपाधियों का, अंग्रेजों की द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार होगा। और इसके अलावा साथियों, इसके अलावा वो कहेंगे कि विदेशी वस्त्रों का नहीं, विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल, तो मैंने ऊपर बता दिया है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने की ये बात कहेंगे, विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात करेंगे। मतलब सभी अंग्रेजों के आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात की जाएगी। साथ ही साथ ये कहेंगे कि जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव हैं उनका भी बहिष्कार करें। जितनी भी सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव हैं, जितनी भी सरकारी प्लस अर्ध सरकारी, सरकारी प्लस अर्ध सरकारी क्या हैं, अर्ध सरकारी उत्सव हैं, उनका भी बहिष्कार करें। तो दूसरे तरफ साथियों आपको पता है कि रचनात्मक कार्य भी किए जाएंगे, रचनात्मक कार्य भी किए जाएंगे। रचनात्मक कार्यों की सूची में अगर हम बात करें तो क्या आएगा भाई, तो सबसे पहले यहां पे कहा जाएगा कि हम उनके कपड़ों की बहिष्कार करेंगे तो अपने छोटे छोटे घरों में उद्योग धंधे लगाएंगे। यहां पर बात होगी कि शैक्षणिक संस्थानों का होगा तो विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। एग्जाम में पूछेगा कितना विद्यापीठ, तो ध्यान रखेंगे 6 विद्यापीठ। न्यायिक व्यवस्था का बहिष्कार होगा तो यहां पर साथियों पंचायती राज अदालतें जो हैं, पंचायती राज अदालतें जो हैं क्या होंगी, तो पंचायती राज अदालतें मजबूत होंगी, अदालतों की बात कही जाएगी। यहां उपाधियों का बहिष्कार होगा तो लोगों से कहेंगे कि भाई आप राष्ट्रीय आंदोलन में कूदिए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूदकर समर्थन कीजिए। उसके बाद यहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा तो भारत की अपनी फैक्ट्रियां भारत के अंदर में स्थापित की जाएंगी और सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यक्रमों का लोग बहिष्कार करेंगे। तो एक तरफ कपड़ों का बहिष्कार तो दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य भी किए जा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ साथियों जब बहिष्कार की कहानी निकलती है सबसे ज्यादा प्रभावी एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस चीज का आंकड़ा उपलब्ध है, तो याद रखिएगा कि कपड़ों का आंकड़ा उपलब्ध है। दोस्तों कपड़ों का आंकड़ा उपलब्ध है 1920-21 के अंदर का एक डेटा एनसीईआरटी के अंदर में है और दूसरा 1921-22 का डेटा है। यहां पे कहता है कि 107 करोड़ रुपए का इंपोर्ट था, 102 करोड़ रुपए सालाना कपड़ा आता था जो घट के 57 करोड़ हो गया। सभी लोग कमेंट करिए 102 करोड़ और 57 करोड़ कितना करोड़ साथियों, तो 102 करोड़ और 57 करोड़। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। यहां से 3 सवाल आते हैं और वो तीनों सवाल बड़े बेहतरीन होते हैं। एग्जाम में क्या सवाल पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि किन्होंने इसका विरोध किया था, किन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। किस चीज का विरोध किया था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को चलाने का विरोध किया था। यह एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर में जब पूछता है तो लोग गलत कर देते हैं। सबसे पहला विरोध में जब नाम आया था शुरुआती दौर में तो CR दास आया था, हालांकि ये बाद में मान जाएंगे और आगे चलकर यही व्यक्ति जो है प्रस्ताव क्या करेगा, तो पेश करेगा। इसके अलावा कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उन सभी बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था और तनी मनी विरोध नहीं किया था, भरपेट विरोध किया था, भरपेट विरोध किया था। लेकिन फिर बाद में लोग मान गए थे। जैसे यहां पर 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। एग्जाम में कई बार पूछता है कि असहयोग आंदोलन के ठीक पहले किन 5 लोगों ने इस्तीफा दिया था, तो सबसे पहला नाम जो है
जिन्ना का लोग लेते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था और वहां पे रिजाइन कर दिया था। उसके अलावा जीएस खोपड़ जो हैं, जीएस खोपड़ ने क्या किया था, तो जीएस खोपड़ ने भी विरोध किया था। जीएस खोपड़ के अलावा दो और बने नाम हुआ करते थे, एक एनी बेसेंट और दूसरा बिपिन चंद्र पॉल। एनी बेसेंट का नाम एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि किन्होंने रिजाइन किया था, तो एनी बेसेंट ने साथियों रिजाइन किया था। और साथ ही साथ सभी लोग जानते हैं कि बिपिन चंद्र पॉल का नाम पूछा जाता है, बिपिन चंद्र पॉल का नाम पूछा जाता है। एक व्यक्ति और कौन बच गया, जिन्ना हो गए, खोपड़ हो गए, एनी बेसेंट और ये हो गया। एक और व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था दोस्तों, तो उनका नाम हुआ करता था शंकरन नायर। क्या नाम हुआ करता था, शंकरन नायर। उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके अलावा साथियों जब शंकरन नायर के अलावा जो विरोध करने वाले लोगों की बात आती है, तो यहां पर एक और नाम बड़े मजबूती के साथ आता है और वो नाम है मदन मोहन मालवीय का। दोस्तों मदन मोहन मालवीय का यह आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन भारत के अंदर में फैला, धीरे धीरे फैला और महात्मा गांधी ने एक निर्णय दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा साथियों कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज। एग्जाम में पूछेगा कि 1 वर्ष के भीतर, एग्जाम में पूछेगा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति के बारे में सवाल पूछेगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज ये किससे, तो असहयोग आंदोलन से। और एग्जाम में यह भी पूछेगा कि ये किसका कथन है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहा कि हम 1 वर्ष के भीतर क्या करेंगे, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज को पेश करेंगे, प्राप्त करेंगे। लोग जुड़े, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ने के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला, लेकिन अंत में धीरे धीरे इसका दमन भी होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ दमन अंग्रेज करने का प्रयास किए, लेकिन उसी बीच एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई जानते हो साथियों? घटना बस इतनी घटी कि एक दिक्कत आ गई और वो दिक्कत आई 1 फरवरी को। कब साथियों? तो 1 फरवरी 1922 को। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में बैठक बुलाई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के अंदर में बैठक बुलाई और अंग्रेजों से कहा कि हम तुमको 7 दिन का समय देते हैं। कितने दिन का समय दिया अंग्रेजों को साथियों? इन्होंने कहा हम तुमको 7 दिन का समय देते हैं। और ये बैठक 1 फरवरी से बुलाई, मतलब 1 से 7 फरवरी तक का टाइम दिया और कहा 2 मांगे रखी। पहला इन्होंने कहा कि जितने भी लोग राजनैतिक कैदी बंद हैं, जितने भी राजनैतिक कैदी जेल के अंदर में बंद हैं, उन सभी कैदियों को क्या करो, तो जेल से रिहा कर दो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नागरिकों के संबंधित में जितने भी दमनकारी कानून पारित किए गए हैं, जितने भी दमनकारी कानून प्राप्त किए गए हैं, दमनकारी कानून जो पारित किए गए हैं, उन कानूनों को क्या करो, तो उन कानूनों को वापस लो। ऐसा अंग्रेज जबरदस्ती नहीं चलेगा। तुमने रॉलेट एक्ट पारित किया है वो हमको मंजूर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा साथियों, ये भी कहा कि हमारे जो प्रेस है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको वापस करो। अभिव्यक्ति की आजादी को तुम क्या करो, तो वापस करो। और ये भी कहा कि प्रेस को जो है अपने नियंत्रण से मुक्त करो। प्रेस को क्या करो, तो प्रेस को अपने नियंत्रण से मुक्त करो। ये 3 बड़ी मांगे महात्मा गांधी ने रखी और कहा कि 7 दिन का समय देते हैं। लेकिन एक घटना घट गई बीच में और उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम कहते हैं चौरी चौरा का कांड। ठीक है, क्या कहते हैं? चौरी चौरा का कांड कहते हैं, चौरी चौरा का। चौरी चौरा का कांड। अब चौरी चौरा का कांड जो है साथियों, चौरी चौरा का कांड आपसे एग्जाम में पूछेगा। चौरी चौरा का कांड आपसे पूछेगा कि कब हुआ। आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? आपसे पूछेगा कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ। चौरी चौरा का आपसे पूछेगा कि कांड कब हुआ। तो जरा बताइए कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ। आपको एक बार बताना है कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ। तो जरा कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ। सर एक रिक्वेस्ट है, जो डिस्प्ले में बार बार आ रहा है उसको बंद कर दीजिए, लेकिन ये ना नाफरोज खान वाला रह जाएगा। ठीक है, ये नाफरोज खान वाला रह जाएगा, बाकी जो है हट जाएगा, लेकिन ये नाफरोज खान वाला रह जाएगा। चलेगा? ठीक है, चलिए। 5 फरवरी सर जी, ठीक है मेरे भाई, 5 फरवरी, ओके फाइन। अब यहां पर एक कहानी घटी। एक रेलवे की पटरी हुआ करती थी और इस रेलवे की पटरी की तरफ दोनों तरफ गांव हुआ करते थे। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था चौरी और दूसरा नाम हुआ करता था चौरा। और यही चौरी चौरा गांव के पुलिस स्टेशन पर एक थाना हुआ करता था जिसका नाम था चौरी चौरा। इसका नाम क्या था दोस्तों? तो चौरी चौरा इस थाने का नाम हुआ करता था। इस थाने के थाना प्रभारी हुआ करते थे गुप्तेश्वर सिंह। क्या नाम था दोस्तों? गुप्तेश्वर सिंह हुआ करता था, गुप्तेश्वर सिंह। ये गुप्तेश्वर सिंह थाना प्रभारी हुआ करते थे। 4 फरवरी की यह घटना है साथियों, 4 फरवरी को घटना है। यहां पर लोग सड़कों पर जुलूस के माध्यम से निकल रहे थे और एग्जाम में पूछेगा कि जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो जरा कमेंट करना दोस्तों, भगवान अहीर। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें कौन नेतृत्व कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें कि कौन नेतृत्व कर रहे थे। सभी लोग कमेंट करें कि कौन नेतृत्व कर रहे थे। आप सभी लोग कमेंट कीजिए। आप सभी लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का भी करवाइए सर,
वर्ल्ड हिस्ट्री चाहिए? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमारे डॉक्टर अरुण निराला सर हैं जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराएंगे, उस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमारे पास डॉक्टर अरुण निराला हैं जो आपको कराने वाले हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान अहीर के नेतृत्व, तो एग्जाम में आपसे हमेशा पूछता है, सभी लोग नाम कमेंट करेंगे भगवान अहीर, इन्हीं का नेतृत्व चल रहा था दोस्तों, इन्हीं का नेतृत्व चल रहा था। तब तक भीर पर क्या हुआ, तो भीर पर पुलिस ने हमला कर दिया। भीर पर हमला किसने कर दिया? पुलिस ने कर दिया। इनफैक्ट आरोप यह है कि पुलिस ने लोगों को पीटा, और साथ ही साथ कुछ इतिहासकार तो यह भी लिखते हैं कि पुलिस ने इन पर गोलियां भी चलाई। उसके बाद अगले दिन साथियों, नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है, अगले दिन क्या हुआ, तो अगले दिन उल्टा हो गया। अगले दिन ये इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। और आप भी जानते हैं कि भीर ने पुलिस वालों को पीटा। जब पुलिस वालों को इन्होंने दौड़ाया तो पुलिस वाले लुका के कहां भाग गए? ये पुलिस वाले छिपकर इस पुलिस स्टेशन में छिप गए। इस पुलिस स्टेशन में कुल 22 पुलिसकर्मी थे दोस्तों, जिसके अंदर में 15 जो रेगुलर पुलिस वाले थे और 7 लोग पेंशन लेने आए थे। बताइए इन पेंशन वालों का क्या गलती है भाई? इन पेंशन वालों का क्या गलती है जो पेंशन लेने आए थे? इन पेंशन वालों का क्या गलती है? खैर, भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने इस पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया, तो भीड़ ने इस पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। और साथियों याद रखिएगा कि 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। कितने पुलिस वाले? तो 22 पुलिस वाले साथियों, 22 पुलिस वाले इसमें जिंदा जल गए। अब जब 22 पुलिस वाले मारे गए दोस्तों, जब 22 पुलिस वाले मारे गए तो फिर क्या होगा? फिर महात्मा गांधी को इंफॉर्मेशन गया, और महात्मा गांधी को जब इंफॉर्मेशन गया, 6 to 8 क्या लिख रहा है ऊपर गया, 6 to 8 इकोनॉमिक्स के लिए ऑफिसर एकेडमी में कौन सा बैच है? एसएसटी का बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसी में इकोनॉमिक्स का क्लास मिल जाएगा, एसएसटी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? अब ये घटना हो गई। जब ये घटना घटी तो वो डेट कौन सा था? 5 फरवरी। अब उस समय साथियों 1922। यहां से 3 सवाल बनेंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि इस टाइम पीरियड पर महात्मा गांधी कहां थे? आपसे पूछेगा कि इस टाइम पीरियड पर महात्मा गांधी कहां थे? तो महात्मा गांधी साथियों बारदोली में हुआ करते थे। कहां हुआ करते थे? तो महात्मा गांधी बारदोली में हुआ करते थे। महात्मा गांधी को सूचना किसने दी? अगला सवाल यही पूछेगा कि महात्मा गांधी को सूचना किसने दी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया दोस्तों? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और जब दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने यह सूचना दी तो इनकी सूचना पर महात्मा गांधी ने, सभी लोग डेट कमेंट करेंगे, 12 फरवरी 1922। कौन सा डेट? तो 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या किया? तो आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो आंदोलन को क्या किया दोस्तों? तो आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया? तो आंदोलन को क्या कर दिया? तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इस प्रकार से महात्मा गांधी उस समय कहां थे? एग्जाम में पूछेगा तो क्या कहेंगे? बारदोली में थे। लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित क्यों किया? महात्मा गांधी ने कहा कि हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं और हिंसा का हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इस केस के अंदर में साथियों एग्जाम में 3 सवाल पूछे जाएंगे। शायद आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो एक बार रिवीजन कर लेना अगर पढ़ा होगा। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इसमें मुकदमा किया। मुकदमा करने के बाद साथियों 170 लोग, कितना? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 170 लोगों को साथियों फांसी की सजा हुई। एग्जाम में पूछेगा कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? तो 170 लोगों को फांसी की सजा हुई। लेकिन वकील हुआ करते थे साथियों कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने वकालत लड़ा। और एग्जाम में पूछेगा कि मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा कांड के बाद कितने लोगों की फांसी की सजा को माफ कराया? तो याद रखिएगा 151। महात्मा गांधी कहां थे? बारदोली में थे। सूचना कौन दी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया। मांझी जी आंदोलन को स्थगित, अच्छा ये अपने लिए लिख रहा है, हमको लगा कोई क्वेश्चन है मेरे भाई, हमको क्या लगा कोई क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछेगा कि 170 लोगों को फांसी हुई तो वकालत कौन कर रहे थे? तो वकालत कर रहे थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय। कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय इसकी वकालत कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे इन्होंने एग्जाम में पूछेगा कितने लोगों को फांसी से बचाया? तो 151 लोगों को, 151 लोगों की सजा जो है इन्होंने क्या करवाई? तो सजा माफ करवाई, सजा माफ करवाई। 151 माफ का मतलब ये नहीं कि जेल से बाहर निकाल दिया, सजा कम करवाई, मतलब जो फांसी की सजा थी वो कम करवाई। और उसके बाद गांधी पर जब बहुत सारा आरोप लगा तो महात्मा गांधी ने जवाब लिखा साथियों। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा। जानते हैं महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि वो गांधी जिनका उद्देश्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज को प्राप्त करना, उसने एक हिंसा, छोटी सी हिंसा, इतना बड़ा भारत, उसके बाद एक छोटी सी हिंसा, उसके बाद गांधी ने इसको बंद कर दिया। और गांधी ने अपनी समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखा। और यंग इंडिया में क्या लिखा? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा।
यंग इंडिया में लेख लिखा। और जानते हैं क्या लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा कि मैं हर यातना सह सकता हूं। मतलब यातना का मतलब क्या होता है? चोट, मतलब जितना तकलीफ हो मैं हर यातना सह सकता हूं, मैं हर यातना सह सकता हूं, लेकिन मैं हर यातना सह सकता हूं, लेकिन 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 हिंसा, वो हिंसा जो गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, हिंसा कभी नहीं स्वीकार करूंगा, हिंसा कभी नहीं स्वीकार करूंगा। तो महात्मा गांधी ने यह बात कही और महात्मा गांधी ने नहीं स्वीकार करूंगा। और महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हर यातना सह सकता हूं लेकिन हिंसा कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अच्छा सुनिए, जब महात्मा गांधी ने यहां पे लेख लिखा तो महात्मा गांधी ने एक और लेख लिखा, उसका हिमालय जैसी भूल यहीं पे आएगा। अब 2 मिनट रुक जाइए, अगला सवाल में ले लेंगे उसको, हम उसके लिए सवाल लेकर के आए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है महात्मा गांधी ने लेख लिखा और सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन यहां पर जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद महात्मा गांधी को फांसी की सजा नहीं हुई, इसके बाद महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। महात्मा गांधी जो है इसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए और एनसीईआरटी जब क्लास 12 की आप पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद एग्जाम में पूछेगा कि यहां पर न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा यहां पर न्यायाधीश थे वोमफुल्ड, याद है ना ये नाम? वोमफुल्ड फुल्लर का नाम, वोमफुल्ड फुल्लर का नाम, वोमफुल्ड फुल्लर का नाम, ठीक है। इसी व्यक्ति ने इन्हें 6 वर्ष की जेल की सजा दी। कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष की जेल की सजा दी। और जब 6 वर्ष की जेल की सजा दी, यानी महात्मा गांधी 1922 में हुए और 22 से जेल मतलब 28 से। लेकिन महात्मा गांधी चतुर थे, महात्मा गांधी ने देखा कि भैया आप तो छूट नहीं पाएंगे जेल से, अब काम कैसे चलेगा, आप तो छूट नहीं पाएंगे जेल से। तो जब गांधी जी को ये लगा, गांधी जी को जब लगा तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अच्छा कल सुबह मेरी कल कितनी बजे क्लास है जरा बताना एक बार, कल सुबह की क्लास कितनी बजे है? अच्छा, आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने करंट अफेयर्स की क्लास पसंद की। देखिए, पढ़ाने को तो मैं बहुत सारे विषयों को पढ़ाता हूं और मेरा ये मानना है कि अगर विद्यार्थी उसे पसंद करते हैं तो उसके बाद मुझे उसमें किसी की, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कल सुबह मुझसे जुड़ सकते हैं। कितने बजे? 5 बजे। करंट अफेयर्स की क्लास प्रतिदिन होती है और अगर जरूरी नहीं है कि आप सुबह 5 बजे ही जुड़े, जब आपको टाइम मिले तब आप क्लास देखें, लेकिन लाइव क्लास का बात ही अलग होता है ना। तो लाइव क्लास का कितने लोग इसमें क्लास करते हैं सुबह में आज? कितने? हाँ बिल्कुल, मुसर्रत जी, क्या नाम था पूरा क्या नाम है? मुसर्रत जहां जी, महात्मा जी ने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल। चलिए, अब जब महात्मा गांधी को लगा कि अब जेल से नहीं निकल पाएंगे तो महात्मा गांधी ने 1924 के अंदर में भोजन जो है त्याग दिया। अब जब महात्मा गांधी की तबीयत खराब होने लगी तो अंग्रेजों को लगा कि अगर गांधी जी को जेल में कुछ हो गया तो भारत वाला आदमी एक एक को तबड़ाक मारेगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम देश से बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को खराब तबीयत, यही एग्जाम के ऑप्शन में रहेगा, क्या रहेगा? खराब तबीयत का हवाला देते हुए क्या किया? इसको जेल से रिहा कर दिया। अब मेरा एक सवाल है, पूछूं? मैं देखता हूं कि आप ऑफिसर एकेडमी वाले कितना लोग बता पाते हैं। बताइए कि महात्मा गांधी, एग्जाम के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने तारीख को जेल से रिहा हुए? डेट और महीना दोनों बताइए, कमेंट कीजिए, डेट और महीना दोनों बताइए। नहीं भाई, अभी लाइब्रेरी साइंस के लिए नहीं है, लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी आने दीजिए तब क्लास आएगी। देखिए, कंप्यूटर टीचर का और लाइब्रेरी वाला दोनों का आएगा। अभी तक डेट नहीं है। हाँ यस, आ गया। आयशा रुखसार हैं, नहीं उससे पहले मिस्टर प्रशांत राज हैं। मिस्टर प्रशांत राज ने सबसे पहले उत्तर दिया है और दूसरे नंबर पे आयशा रुखसार हैं, तीसरे पे सरोज सिंह हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 लोग हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी को ही छोड़ा गया था गांधी जी को, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि पहला प्रश्न के लिए इतना डिस्कशन काफी है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अच्छा, यहां पे एक बात और पूछ सकता है कि जब स्वामी विद्यानंद ने यहां पर किया तो यहां बिहार स्पेशल का 5 क्वेश्चन बनेगा, बता दूं क्या? बिहार स्पेशल का 5 क्वेश्चन बनेगा, बता दूं? आप यस नो कहेंगे तो बता दूंगा मैं। 5 क्वेश्चन बनेगा यहां बिहार स्पेशल का, ओनली 5।
5। यस सर एक बार करिए, या दिल दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। दिल देने पर तो हम कुछ भी कर लेते हैं ना। आप दी हैं आंसर, लेकिन मैं भी दी हूं आंसर, आपने दिया है लेकिन थोड़ा लेट हो गया देने में। चलेंगे सर, चलने दीजिए सर। सुनिए, यहां पे आपसे 5 सवाल पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे बिहार के अंदर में। तो किसानों के नेतृत्व में किसका नाम आएगा? स्वामी विद्यानंद का नाम आएगा, पहली बात। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि छपड़ा में कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो राहुल सांस्कृत्यान का नाम आएगा। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन व्यक्ति था जिसने अपनी परीक्षा से 20 दिन पहले आंदोलन के लिए पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने परीक्षा से कितने दिन पहले, जरा कमेंट करना, जरा बताना कितने दिन पहले। परीक्षा से 20 दिन पहले। कितने दिन पहले? तो 20 दिन, परीक्षा से 20 दिन पहले पटना कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दिया था। और यहां से छोड़ने के बाद कहां चले गए थे? यहां से छोड़ने के बाद इनकी वाइफ चली गई। इनकी वाइफ जो प्रभावती देवी थी वो गांधी जी के पास चली गई, उनके आश्रम में। वहां पर गांधी जी के संदर्भ में वो अपने जीवन को बिताने लगी। और ये साहब चले गए अमेरिका अपनी पढ़ाई करने के लिए। 2 और सवाल है, कहिए तो पूछ लूं। यहीं से संबंधित 2 सवाल हैं, लेकिन रहने दीजिए उसको अगले प्रश्न में सेट किया हुआ है, उसको अगले प्रश्न में देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी से बता देंगे भाई। लॉयल किंग इन जो भी हैं, सर प्लीज रास बिहारी मंडल के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, अभी ले लेते हैं, उसके बाद रास बिहारी मंडल देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ऐप पे क्लास तो हो रही है अनुज गंगवार जी, आप में क्लास नहीं जा रही है क्या? कल की क्लास लगी होगी, आज नहीं हुई थी, है ना? ठीक है, अब यहां से जो उत्तर आएगा वो क्या होगा बताइए। किस आंदोलन के बाद? चौड़ी चौड़ा, खेरा, नागपुर, राजकोट, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। उत्तर आना चाहिए सभी लोगों का, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्लास में थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए। चलिए, कल से स्पीड कम कर देंगे। कल से मैंने 2 परिवर्तन सोचा है, पता नहीं आप अगर यस नो कहें तब। कल से 2 परिवर्तन सोचा है। मैं क्या सोच रहा हूं कि कल से तो थोड़ा धीरे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्पीड कहेंगे थोड़ा धीरे करूंगा। और दूसरा एक और सोच रहा हूं कि जैसे डेली का तो मान लीजिए कि 10 से 15 करंट अफेयर डिटेल में पढ़ाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज जो मैंने पढ़ाया, मैं सोच रहा हूं कि कल की क्लास में लास्ट के 5 मिनट में हम लोग उसका रिवीजन कर लें। आप भी रिवाइज करके आइएगा, हम भी उसका रिवीजन आपको करवा दें लास्ट के 5 मिनट में। क्योंकि करंट अफेयर जब तक रोज रिवाइज नहीं होगा ना, याद नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं हो पाएगा, आपको भी याद नहीं हो पाएगा, किसी को, सबका दिमाग का एक सीमा है कि नहीं? तो 5 मिनट कैसा ये आइडिया रहेगा जरा बताइए। तो कल से सोच रहा हूं इसको इंप्लीमेंट कर दूं। कल से कर दूं, कल या परसों से, जब भी कहें आप, कल ही से कर देता हूं। कि लास्ट के 5 मिनट में मैं सोच रहा हूं कि इसको रिवाइज करवा दूं, पूरा 1 दिन पुराना या 2 दिन पुराना मिला के, मतलब जो 2-3 दिन पुराने हो गए, या 1-1 दिन पुराना भी रिवीजन करते चलेंगे। कैसा आइडिया रहेगा ये? हाँ, देखिए एक बात तो तय है ना कि अभी आपकी क्लास खत्म होगी, लगातार क्लास थी, अभी आपकी क्लास खत्म होगी लगभग 11:30 बजे के आसपास। 11:30 बजे मैं जाऊंगा अभी, उसके बाद करंट अफेयर्स बनाने हैं, और बनाने के बाद कल सुबह आपकी क्लास लेनी है। लेकिन ये मेहनत निरंतर आपके लिए जारी रहेगा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें ये गैप जाएगा, ये आपसे वादा है। इस बात को काट के वीडियो रख लीजिएगा। और अभी जाएंगे यहाँ से, अभी क्लास खत्म होगी आपकी। क्लास खत्म होने के बाद बैठेंगे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद करंट बनाएंगे, और करंट बनाने के बाद कल सुबह 5 बजे राइट टाइम उपस्थित होंगे आपके सामने। और लेकिन ये मेहनत जो है आपके लिए निरंतर जारी रहेगा, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, ठीक है ना? निश्चिंत रहिए, प्रतिदिन आपको सुबह 5 बजे, इतवार से लेकर सोमवार तक और सोमवार से लेकर इतवार तक रोज मुलाकात होगी आपसे। चलिए आइए, चौड़ी चौरा, हिमालय जैसी भूल बताया था, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौड़ी। मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं 5 कथन आपको बताऊं,
5 कथन जो बताऊं, जो इस ऐसे कथन तो बहुत सारे हैं लेकिन असहयोग से संबंधित, और सारे एनसीईआरटी वाले आपको लिखवा दूं। जितने भी असहयोग के कथन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी को हो या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हैं। बता दूं क्या, लिखवा दूं? थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में ये सारे कथन हो जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। अगर आप कहें तो मैं लिखवा दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। शशि सर सोने जाए तो भी, क्या लिखा है, एमडी अरमान जी हैं, शशि सर सोने जाएं तो भी मुलाकात, शशि सर नींद से जगे तब भी मुलाकात शशि सर। अभी तो दिन दोपहरिया में भी मुलाकात होगा शशि सर, आप चिंता नहीं करें। अभी तो दिन दोपहरिया में भी मुलाकात होगा आपसे, चिंता नहीं करें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बता दिया आपने। अब सुनिए, यहां पर मैं 5 कथन बताऊंगा। कितने कथन? 5 कथन जो इससे संबंधित हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पहले तो आपको एक पूछा हुआ क्वेश्चन बताता हूं, बहुत इजी, कि विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना निष्ठुर बर्बादी है। पहला कथन है कि विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना, विदेशी कपड़ों की होलिका जलाना निष्ठुर बर्बादी है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है निष्ठुर, ये एग्जाम एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको। निष्ठुर बर्बादी है, ये जो है बर्बादी है, ये कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कथन है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। इन्हीं का है ना, कि और किसी का है? इन्हीं का है या किसी और का है? तो इन्हीं का है। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया दोस्तों, ये आपका कथन नंबर 1 हो गया। आइए अब दूसरे कथन की ओर चलते हैं। लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर 2। इसी का जवाब देते हुए स्टेटमेंट नंबर 2 आया, और इसका जानते हैं जवाब क्या आया? इसका जवाब दिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही, महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कथन के रूप में कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। आपसे पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों किसका? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया। इस बात को ध्यान रखना है। अभी अभी एक और स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको कहा था वो लिखूंगा नहीं, कि मैं हर यातना सह सकता हूं लेकिन हिंसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बड़ा स्टेटमेंट है, अगर आप मैं कहिए तो लिख दूं, एक बड़ा स्टेटमेंट है, वो है स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है? महात्मा गांधी ये लिखते हैं अपनी किताब में कि 1920 में छिड़ा संघर्ष, 1920 में 1920 में साथियों 1920 में छिड़ा संघर्ष। अच्छा, ये किस संघर्ष की चिंता बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की। संघर्ष जो है अंतिम संघर्ष है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर क्या मिलेगा? स्वराज मिलेगा। अंतिम संघर्ष है, कॉमा दीजिएगा, 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होगा। निर्णायक संघर्ष है, फैसला होगा। अब फैसला होगा तो वहां पर गांधी कहते हैं कि फैसला होने में चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, महात्मा गांधी कहते हैं कि फैसला होगा चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे। महात्मा गांधी कहते हैं फैसला होगा चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 महीना लगे, कॉमा एनसीईआरटी का लाइन है ये, 1 साल लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, कॉमा कई महीने लगे। क्या कहते हैं? कई महीने लगे। भाई आजादी के दीवाने हैं हम। कई महीने लगे, कई साल लगे, कई महीने लगे, कई साल लगे, लेकिन कहते हैं 1 महीना लगे, 1 साल लगे, कई महीना लगे, कई साल लगे। अंग्रेजी हुकूमत चाहे जितना ही दमन कर ले, अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज करते हैं और कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन कर ले जितना उन्होंने 1857 में किया था। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन कर ले, जितना
जितना 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जब हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके समय किया था। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय किया था, 1857 की क्रांति के समय किया था। फैसला होकर रहेगा, फैसला होकर रहेगा, फैसला होकर रहेगा। एग्जाम में पूछेगा कि ये होकर रहेगा, ये किसका कथन है दोस्तों, तो आप कहना कि ये कथन किसी और का नहीं, ये महात्मा गांधी का कथन है, महात्मा गांधी का कथन है। अब मैंने आपको ये तीसरी बात बताई। चौथा स्टेटमेंट जो है साथियों, महात्मा गांधी के विरोध वाला लिख देते हैं। और ये कहां लिखा गया था, तो ये भी यंग इंडिया का ही लेख था, ध्यान रखिएगा। ये भी कहां पे लेख था, तो ये भी यंग इंडिया का ही लेख था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी आंदोलन से संबंधित तिलक की मृत्यु पर गांधी ने कहा था एक कथन, जो है तिलक की मृत्यु जब हुई थी, तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। गांधी ने क्या कहा था, तो गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। गांधी ने क्या कहा था, सर न्यू बैच भी आ रहा है, स्टार्टिंग से तो प्लीज बता दिया क्या सकते हैं यार, पता नहीं क्या लिखा कुछ। सर मैं समस्तीपुर से देख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, अगर मेरी जॉब लग गई तो आपसे मिलने आएंगे सर, ब्लेस दीजिएगा। रुंझुन कुमारी जी खूब आशीर्वाद है, यहीं से आप मिलने आइए चाहे मत आइए, लेकिन आप पढ़िए, मन लगा के मेहनत से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। मैं सभी लोगों के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग पढ़िए और आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता है यार। आप पसीना बहा रहे हैं, रात को अभी 10:58 11 बजने जा रहे हैं, और 11 बजे रात तक आदमी अगर कोई पढ़ रहा है तो इतना मजाक नहीं है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तिलक की मृत्यु पर गांधी ने क्या कहा था, तो गांधी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाओ चला गया। ये किसको कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने साथियों किसके बारे में कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, और उन्होंने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। उसके अलावा गांधी के विरोध के कई सारे कथन हैं। अब विरोध में सबसे पहला कथन यही है कि महात्मा गांधी की निंदा होती है, और महात्मा गांधी को लोग कहते हैं कि एक चौरी चौरा में घटना हो गई, पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था और आपने एक घटना के संदर्भ में क्या किया, तो पूरे देश के आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये गांधी जी कहां का न्याय है। और इसी पर उनको कहा गया कि किसी एक स्थान के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह कथन किसका है। कथन क्या है कि किसी एक स्थान के पाप के कारण, किसी एक स्थान के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। दंडित करना कहां तक न्याय संगत है, कहां तक न्याय संगत है, आपसे पूछ रहा है कहां तक न्याय संगत है। एग्जाम में पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो सभी लोग कहेंगे लाला लाजपत रॉय कहेंगे, लाला लाजपत। अच्छा बताइए तो जरा कमेंट करके कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका डेथ वाला डेट जरा बताइए तो कितने लोगों को याद है, देखूं जरा कमेंट करिए। तो लाला लाजपत राय ने, मैंने 5 कथन कहा था, मैंने 5 बता दिया। अगर मुझे और कहिएगा तो मैं और बता दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे सुभाष चंद्र बोस का है, चित्तरंजन दास का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, डॉक्टर मुंजे निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। सुभाष चंद्र बोस कहेंगे कि जब जनता का उत्साह ऊंचाइयों पर था तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। तो चित्तरंजन दास लोगों के बारे में कहेंगे कि गांधी जी की एक आदत है, गांधी जी किसी भी आंदोलन को बड़े मजबूती के साथ, बड़े साहस के साथ शुरू करते हैं, उसको बड़ी कुशलता के साथ चलाते हैं, लेकिन अंत में गांधी बहक जाते हैं। ये किसने कहा, तो ये कहा चित्तरंजन दास में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी उन पे बहुत सारे कथन है यार, मेरे पास स्टॉक की कमी नहीं है। ये 5 कथन मैंने लिखवाए, मैं चाहूं तो 5 और लिखवा सकता हूं, 3 तो मैंने बोल दिया। एक कथन है इनका जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब मैंने अपने कानों से सुना कि हमारी लड़ाई, हमारे देश की आजादी की लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे, और गांधी जी आपने ही तो हमें आगे बढ़ाया था। तब मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये कहां का न्याय है भाई कि कन्याकुमारी के गांव में वो हिंसा हुई है और उसका पालन, अगर उसने अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया, चौरी चौरा ने, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा
सजा हिमालय को काहे मिलेगा। मतलब आप जान रहे हैं ना ये मोतीलाल नेहरू क्या कहना चाहते हैं, कन्याकुमारी यहां हिमालय यहां, तो कहते हैं कि कन्याकुमारी ने अगर अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया तो हिमालय को उसकी सजा क्यों मिलेगी। मतलब आप ईगो के कारण पूरे देश का आंदोलन बंद कर दिए, लेकिन गांधी जी बोले नहीं, हिंसा की कोई जगह नहीं है और हम आंदोलन को स्थगित करेंगे। 17 नवंबर डेट आने लगा है ना, 17 नवंबर डेट आने लगा है सभी लोगों का, 17th ऑफ नवंबर 1928। दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल के ऊपर सभी विषयों की क्लास, यानी मेरी ही क्लास केवल आएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द आपको इतिहास बिहार स्पेशल की पूरी क्लास आपको मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर में, आप ध्यान रखेंगे। आपको बिहार स्पेशल की क्लास मिलेगी, इतिहास के प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, भूगोल के प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विज्ञान खंड के प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे नए वाले शशि सरन सर वाले चैनल पर। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भारतीय राजव्यवस्था खंड, इसके स्निपेट वीडियोस भी आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलने वाली हैं, सभी विषयों की मिलने वाली हैं। भारतीय राजव्यवस्था की बात कर लेंगे और चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें, इन सभी विषयों की क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर मिलेगी और आप जानते ही हैं कि और भी विषय जहां आपकी जरूरत पड़ेगी आप कहेंगे तो फिर मैथ्स भी है, मैथ्स भी मुझे अच्छे तरीके से आती है, रीजनिंग भी काफी अच्छे तरीके से आता है। आपको जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको लिए उपलब्ध रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, है ना। और मेरी टीम के सभी सदस्य भी आपको मिलेंगे, जहां पे ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पर आपको सभी विषयों की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको क्लास अच्छी लगेगी आप पढ़ना, आपको क्लास अच्छी नहीं लगेगी आप मत पढ़ना, है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। फादर ऑफ हिस्ट्री नहीं भाई, एक छोटा सा विद्यार्थी हूं इतिहास का, इतिहास मुझे नहीं आती है, इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। कभी भी व्यक्ति कोई पूर्ण नहीं हुआ है ना। और मैं कोई पिता विता फादर नहीं, और सरस्वती जीप पे बैठी है इतना तो मुझे ममता नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि सरस्वती का आशीर्वाद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सब कुछ छोड़िए, पहले दिल लीजिए। दे दो भाई कमेंट बॉक्स में, सरोज जी दिल दे दो यार, कोई बात नहीं, दिल दे दो आप। लक्ष्मण सर की बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया। सभी शिक्षक अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं। भारत का गांव का एक छोटा सा गांव का भी कोई शिक्षक है वो भी बेहतरीन पढ़ाता है, हर व्यक्ति बेहतरीन पढ़ाता है, हर व्यक्ति की अपनी कला है और हम सभी शिक्षकों को सम्मान करना चाहिए, सभी शिक्षकों का, है ना। हम लोग आप निश्चिंत रहें, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंध वर्ल्ड हिस्ट्री करा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें, डॉक्टर अरुण कुमार निराला हैं जो कराएंगे। अच्छा, और कथन का स्टॉक और चाहिए क्या आपको? और चाहिए तो बताइए, मैं दे सकता हूं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन सांस है, कौन कहा था बताइए, आप मुझे बताइए तो मैं बता देता हूं कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का श्वास है या राष्ट्र का जीवन श्वास है। यह किसने स्टेटमेंट दिया था बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए और लिखवा देता हूं आपको एक दो स्टेटमेंट, मैं पूछ लेता हूं आपसे, आप कितना देखते हैं, मैं आप एक दो स्टेटमेंट बताइए, मैं पूछ लेता हूं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट पूछूंगा, आपके पेपर का सवाल पूछूंगा, है ना। क्या रहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एनसीईआरटी सीरीज चैप्टर वाइज शुरू कीजिए। देखिए एनसीईआरटी सीरीज किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। एनसीईआरटी के वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, आप जाके एनसीईआरटी का वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने एक सवाल पूछा आपसे और वो सवाल था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था। एक कथन है, छठा नंबर ले लीजिए, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए, भारत देश के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, मतलब सांस है एक तरह से, जीवन श्वास है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, जरा कमेंट करके बताइए। जब तक आप कमेंट करके बताएंगे मैं तब तक दूसरा, अभी तक हाँ आ गया, गुड़िया कुमारी का आंसर सही है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि क्या आंसर है, लेकिन गुड़िया कुमारी का आंसर सही है। मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट पढ़ाया है, कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूं। एग्जाम के अंदर में मैंने पढ़ाया है, आपको क्लास में लिखवाया है कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं। मेरा काम सोते हुए भारतीयों को, मेरा काम, ये पढ़ाया हुआ है आपको, सोते हुए भारतीयों को, सोते हुए जो भारत के लोग सुप्त हैं, सुप्त भी बहुत जगह वर्ड करता है, सोते हुए भारतीयों को जगाना है, भारतीयों को जगाना है। क्यों जगाना है भाई, जगाना है
ताकि ताकि जगाना है, ताकि वे अपने राष्ट्र, ताकि वे अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकें, तो ताकि वे अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें, ताकि वे अपने राष्ट्र के लिए जागें और कार्यरत हो सकें, कार्यरत हो सकें। ये जो है भाई साहब, ये स्टेटमेंट किसका है, ये दोनों बताना है। अब चलिए मैं उत्तर लिख देता हूं। राष्ट्रीय श्वास है, ये किसने कहा था, तो आप भी जानते हैं कि अरविंदो घोष ने कहा था। इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, अरविंदो घोष ने कहा था। इस क्लास का पीडीएफ सुबह में जब आप आएंगे उठ सुत के, तो इस क्लास का पीडीएफ इसी क्लास की कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ है आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा, कल सुबह तक उपलब्ध होगा, आके देख लीजिएगा। लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करने आइएगा तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, आज नहीं कल सुबह बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। कल सुबह आपके कमेंट्स आएंगे, कल सुबह वाला सारा कमेंट मैं पढ़ूंगा, है ना, और आप जरूर बताइएगा। अभी नहीं, अभी तो आप जो भी कमेंट करेंगे ये बाद में दिखेगा नहीं, गायब हो जाता है, तो आप क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा। ये दूसरा जो है ये कौन सा है दोस्तों, तो ये एनी बेसेंट है दोस्तों, एनी बेसेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या है, तो एनी बेसेंट का ये कथन है। और भी बहुत सारे कथन है जो मैं आपको बता सकता हूं, और भी बहुत सारे कथन है जो मैं आपको बता सकता हूं, और मैंने कई बार बताया है। अच्छा, एक व्यक्ति थे माइकल ब्रीचर, उन्होंने एक कथन दिया था कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण हुआ करता था। ये माइकल ब्रीचर का स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद के बारे में पूछ रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, बिहार के जनजातीय आंदोलनों से, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, और बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। आपसे पूछ रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। तो आप जानते हैं कि जब स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात आएगी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे, तो आपको भी पता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बड़े किसान नेता हुआ करते थे, है ना, किसान नेता हुआ करते थे। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है आपको, तो बिहार के जो किसान आंदोलन के नेता हैं वो कौन हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। आपको पता होगा, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया होगा, सरस्वती हैं अगर आपके बैच में ये किसान आंदोलन है, कि इनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश हुआ करती थी। जन्मस्थली कहां पे है, यहां से 3 सवाल हैं, तो आप भी जानते हैं कि यूपी के थे। इनकी कर्मस्थली कहां है, तो इनकी कर्मस्थली साथियों बिहार हुआ करती थी। कर्मस्थली कहां है, तो कर्मस्थली बिहार हुआ करती थी। लेकिन आपसे पूछे जाएगा कि मरने के बाद इनका आश्रम कहां पर है, तो जरा कमेंट करके बताइए कि इनका आश्रम कहां पर है। सभी लोग बताइए, पटना से कुछ दूरी पर इनका आश्रम है, और इनका आश्रम कहां पर है, जरा बिहार में कृषि, हाँ बिल्कुल, बिहार में किसान के अंदर में यही थे सबसे बड़े। बिहटा में जो है इन्होंने, बिहटा के अंदर में इन्होंने क्या किया था, तो बिहटा के अंदर में इन्होंने आश्रम बनाया था। उसके अलावा आप जानते हैं कि इन्हें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की थी। और सहजानंद दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इनके नाम पर 28 अप्रैल को दोस्तों, 28 अप्रैल को स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस भी मनाया जाता है। अब यहां पर बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की। मुंगेर से कहानी शुरू करेंगे। मुंगेर के अलावा अगर आप कहेंगे तो और पीछे चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, तो 1927 से होती है। और ये किसान सभा का नेतृत्व करते हैं, कहां पर साथियों, तो किसान सभा का ये नेतृत्व करते हैं। बाद में वो धीरे धीरे, जब ये जो इनकी किसान सभा होती है, इनका नाम बदलकर प्रोविंशियल किसान सभा कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलता है, और फिर एक टाइम पीरियड आता है 1936 का। 1936 के अंदर में साथियों अखिल भारतीय किसान सभा, सभी लोग कमेंट करेंगे अखिल भारतीय, सभी लोग कमेंट करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा, सभी लोग कमेंट करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। साथियों ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर में जब स्वामी सहजानंद सरस्वती आए तो इनका विरोध जो है सामंती जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ
खिलाफ था। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जुटाया, जिसमें राहुल सांस्कृत्यान हुआ करते थे, पंडित यमुना कारजी हुआ करते थे। फिर इन दोनों ने मिलकर एक पत्रिका आगे चलकर निकाली जाएगी जिसका नाम होगा हुंकार, है ना। उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका थी, अखिल भारतीय वालों की बड़ी भूमिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको पता है कि बिहार के अंदर में बहुत सारे क्या हुए, तो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, प्रमुख आंदोलन हुए, बिहार में हुए, बिहार के बाहर भी हुए। तो मैं आपको बस लास्ट ये क्वेश्चन कर रहा हूं, बिल्कुल टेक्निकल टीम क्या लिख रहा है भाई, टेक्निकल टीम कुछ लिखा है, ये टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या हो गया भाई, कुछ हुआ है क्या? ममता कुमारी, थैंक यू ममता सो मच। ममता खूब आशीर्वाद आपको, खूब बढ़िया से पढ़िए ममता, और रिजल्ट लाइए और माँ बाप का नाम जो है रोशन कीजिए, ठीक है। अब 2-3 बात सुनिए, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं शुरू से आ जाऊंगा, लेकिन शुरू से बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब तो नहीं समझते हैं कहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 1922-23 में। 1922-23 के अंदर में शुरुआत की कहानी होती है ना। इसको ना मैं सोच रहा हूं एक दिन डिटेल ही ले लूंगा पूरा, है ना। एक दिन इसको लगाता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1922-23 के अंदर में मुंगेर से कहानी शुरू होती है। कहां से? मुंगेर से। 1922-1923 के अंदर में मुंगेर से कहानी शुरू होती है और मुंगेर में किसान सभा का गठन किया जाता है। लेकिन जानते हैं, जब मुंगेर के अंदर में जो किसान सभा का गठन किया जाता है, यही एग्जाम में लोगों से गलती होती है। ये जो किसान सभा का गठन होता है, ये कौन करता है? तो यहां पर 2 नाम आते हैं। एक नाम आता है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह का, श्री कृष्ण सिंह का, और दूसरा नाम शाह मोहम्मद जुबैर का आता है। शाह मोहम्मद जुबैर का आता है, शाह मोहम्मद जुबैर का आता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1922-23 से ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बढ़कर कहां चली जाती है, तो 1929 तक जाती है। 1929 के अंदर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है। पहला नंबर तो ये हो गया, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर के अंदर में बिहार प्रांतीय किसान सभा, कौन साथियों? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात आती है। और जब ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात आती है, तो इसका गठन कब हुआ? तो आप भी जानते हैं कि इसका गठन होता है 1929 के अंदर में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और ये संस्था धीरे धीरे भारत के अन्य इलाकों में किसानों की बात को उठाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। बाद में इसी टाइम पीरियड पर आपको याद होगा, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक वो हुआ था, फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी बनाया था। लेकिन खैर, उसके बाद साथियों फिर तीसरा नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर के अंदर में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। किसका होता है? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। और जब अखिल भारतीय किसान सभा की आप बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है 1936 में। और इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, जैसे बकास्त का संघर्ष हुआ, बारदोली का संघर्ष हुआ, बहुत सारे हुए। अच्छा, इसका पहला अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। एग्जाम में पूछेगा कि कहां पर बनाए गए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ, सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लखनऊ। एवरीवन, आई वांट कि एवरीवन शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स लखनऊ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती को यहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे एक सवाल और पूछ सकता है। और क्या पूछता है पता है? इसके अध्यक्ष तो ये बना दिए गए, आपसे पूछता है कि इसके सचिव कौन, महासचिव कौन बनाए गए? सचिव नहीं, महासचिव या सचिव, जो भी लिख लीजिए। महासचिव कौन बनाए गए? तो याद रखिएगा एनजी रंगा। सभी लोग जरा कमेंट करिए। तो एग्जाम के अंदर में सवाल पूछेगा कि इसके महासचिव कौन बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए गए। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 के अंदर में। पहली अध्यक्षता कहां पे हुआ, अधिवेशन कहां हुआ? तो लखनऊ के अंदर में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या इसमें कांग्रेस का कोई शामिल हुआ था? तो एकमात्र कांग्रेस के नेता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहां पर उपस्थित थे और नेहरू ने इनका समर्थन किया था। आपको यह भी बात पता होगी। खैर, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर और उसी अगले सवाल के बाद इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। अब सुनिए, अच्छा एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत के अंदर में विभिन्न किसान आंदोलन, पूरे भारत के जो सवाल पूछता है ना, यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी देखिएगा, हम जो बात पर बोर्ड लिखेंगे, बोर्ड पर जो बात लिखेंगे ना, जो बात बोर्ड पर लिखेंगे, आपको याद आएगा देखने के बाद, ये तो टीआरई 1 में आया था, अरे ये तो टीआरई 2 में आया था, ओ माय गॉड दिस हैज कम इन टीआरई 3। ऐसे आपको डायरेक्टली दिखेगा। मैं एक आपको छोटा सा दिखाता हूं कि कौन कौन से आंदोलन जो महत्वपूर्ण हैं। ऐसे हैं तो बहुत सारे। तो भारत के महत्वपूर्ण
किसान आंदोलन। भारत के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, भारत के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत के कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे, लेकिन 5-6 इंपॉर्टेंट वाले आपको बता देता हूं अगर आप कहेंगे, और अगर आप टाइम देंगे तो मैं सब बता दूंगा जितना हमको बताना है, जैसा आप कहिए। हो माय गॉड, आंदोलन, स्टडी गर्ल, गुड़िया रॉय, पूनम गुप्ता। सर क्या पीआरटी के लिए भी इतना डीप रहेगा? पीआरटी के लिए तो बबुआ और डीप पढ़ना पड़ेगा, आप पीआरटी के लिए और डीप पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब्जी लिख कर दो भाइयों, ये क्या है? सुगंधा, अच्छा सब्जी, अच्छा ओके फाइन, मतलब सब लोग ये लिखना चाहती है कि सब लोग लाइक कर दो भाइयों। अच्छा लाइक नहीं किया है क्या? कर देंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बता दीजिए, शैलेश कुमार सिंह कह रहे हैं। ठीक है शैलेश भाई, पूरा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही बता देते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी अभी बिहार के अंदर में मैंने बताया, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा। वर्ष कौन सा? 1929। वर्ष कौन सा भाई? 1929। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ष छोड़ दीजिए, वर्ष की जगह आप लिख लीजिए स्थान कहां पर है, तो बिहार है। नेतृत्व कौन कर रहा है? तो स्वामी, या लिख लेंगे ईयर भी, स्वामी सहजानंद, सहजानंद सरस्वती। आप इतना से आगे समझ जाएंगे। इसी के नीचे दूसरा वाला भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछेगा तो टेबल में सब होना चाहिए। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय किसान सभा, इसका भी कहां? तो ये लखनऊ में हुआ था। कहां पे? लखनऊ। ताजा ताजा ज्ञान लेने सब आएंगे 5 बजे, ठीक लखनऊ आइएगा, अभी तो जाके बनाएंगे तब ना पाइएगा। ये भी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा, यहां से अब खेल शुरू करते हैं। तीसरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बारदोली साथियों, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली कहां पर है दोस्तों, बताना जरा, बारदोली सत्याग्रह कहां पर? तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो होगा साथियों गुजरात में, और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। और आपको पता है इसी के बाद उनको सरदार की भी उपाधि मिलेगी, वल्लभ भाई पटेल करेंगे, वल्लभ भाई पटेल करेंगे। चौथा आंदोलन, बारदोली के बाद चंपारण लिखने से कोई फायदा नहीं है, भारतीय किसान विद्यालय। एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय किसान विद्यालय किसका, तो याद रखेंगे कि भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय किसका? तो एनजी रंगा अभी लिखवाया है ना मैंने, जो महासचिव थे उन्हीं का है। सभी लोग एक बार नाम कमेंट कर लीजिए, एनजी रंगा साथियों, एनजी रंगा। ये तो हो गया चौथा साथियों। आते हैं पांचवें के अंदर में। पांचवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है जिसका नाम है, आप भी जानते हैं, जिसका नाम है बेंगू कृषक आंदोलन, या बकास्त। आपके एग्जाम में आया था ना, आपके एग्जाम में बकास्त आया था ना जी, बकास्त संघर्ष, बकास्त संघर्ष आया था ना। कितने लोगों को याद है कि यह क्वेश्चन आया था? बकास्त वाला क्वेश्चन कितने लोगों को याद आया था? बकास्त भी साथियों बिहार में ही होगा। कहां होगा? बिहार में होगा। और कौन करेगा? तो बिहार में स्वामी श्रद्धानंद करेंगे, स्वामी श्रद्धानंद, विद्यानंद मत मार दीजिएगा, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती करेंगे, श्रद्धानंद सरस्वती करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बगास्त के अलावा एक और टीआरई 3 के अंदर में आया था, इसी टीआरई 3 के अंदर में आया था, बेंगू कृषक आंदोलन आया था। बेंगू कृषक आंदोलन आया था कि नहीं आया था? जरा पीजीटी जीएस के लिए 40 नंबर का इतना डीप पढ़ना होगा भाई, कुछ भी पूछ सकता है, कौन जानता है, बता के एग्जामिनर पूछता तो वही पढ़ा देते हैं यहां पर, है ना। बेंगू कृषक आंदोलन बिल्कुल पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेंगू कृषक आंदोलन, अब ये हुआ कहां था? अच्छा, बेंगू स्थान कहां पे है जरा बताना, ये बेंगू बताना कहां पे है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसने किया था, तो राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण। ये नाम सभी लोग कमेंट करिए तो भाई, ये नाम सभी लोग, राम नारायण चौधरी ने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था, सभी लोग कमेंट करेंगे। सातवां, रहने दूं कि और लिखूं? जैसा बोलिए, रहने दूं कि और लिखूं? एक लास्ट लिख देता हूं, बिजौलिया कृषक आंदोलन, है ना, याद होगा ना, विजय सिंह पथिक, बिजौलिया। क्या? नहीं, ब्लैक कॉफी बोलो ना, नॉर्मल नहीं, ब्लैक। हाँ, बिजौलिया कृषक आंदोलन,
बिजौलिया कृषक आंदोलन, ये कहां पे हुआ बिजौलिया कृषक आंदोलन? तो ये बिजौलिया में ही हुआ। और कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। सभी लोग ये नाम कमेंट करें, विजय सिंह पथिक। बस एक लाइन में कहूंगा कि जितनी बातें अभी तक मैंने पिछले 5 मिनट में लिखी हैं, जितनी बातें मैंने पिछले 5 मिनट में लिखी हैं, यहां से कम 6 से 8 सवाल एग्जाम के 5 तो मिनिमम आए होंगे पेपर के अंदर में। आप जाके प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिएगा जो मैंने आपको लिखा है। इसमें ईयर लिख देंगे हम लोग तो और भी बढ़ जाएगा, और ईयर नहीं लिखेंगे तो जैसे है वैसे रहेगा। प्रश्नों का पुल शॉट नहीं लगाते हैं मेरे भाई। बकास्त के बारे में बता दीजिए। बकास्त भूमि के बारे में पहले बताना होगा। बकास्त के बारे में डायरेक्टली पढ़ने से नहीं होगा। बकास्त भूमि कल की क्लास में कर लेंगे भाई। माई ड्रीम बीपीएससी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम मौर्य, नसरूम, फातिमा, दीपक सर, सुरेश, रतन, अन्नू, अर्चना, बहुत सारे लोग, बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।